प्यारे साथियों, पीछे की कक्षाओं में हमने हिंदी के बारे में जाना। हिंदी शब्द आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिए, हिंदी शब्द सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी से संबंधित हिंदी शब्द है। और अगर पूछा जाए हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो फारसी भाषा से। कौन सी नदी से संबंधित है, तो सिंधु नदी से संबंधित है। हिंदी के जो शब्द हैं वे कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं। हिंदी का जो उद्भव है 1050 ईस्वी के आसपास माना गया है। और अगर हम बात करें कि हिंदी की जो लिपि है वह कौन सी है, तो इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वह कहाँ से हुआ है, तो ध्यान दीजिए, ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर ब्राह्मी लिपि न दिया जाए तो वहाँ कुटिल लिपि दिया जाएगा, अगर कुटिल लिपि नहीं दिया जाए तो गुप्त लिपि दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में हम जाने कि हिंदी जो शब्द है यह है चूँकि फारसी भाषा से लिया गया है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा होकर के हिंदी भाषा में आई है। अब हम बात करेंगे हिंदी जो वर्णमाला है इसके बारे में। तो ध्यान दीजिए, वर्णमाला क्या है, सबसे पहले ये जाने। ध्यान दीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का समूह है। वर्णों का जो समूह है वह वर्णमाला कहलाती है। अगर हम बात करें कि वर्ण क्या है, ध्यान दीजिएगा, वर्ण क्या है, अखंडित ध्वनि, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अखंडित ध्वनि है वह वर्ण कहलाती है। अखंडित ध्वनि को जब हम लिपिबद्ध करते हैं या वर्णित रूप देते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। लेकिन ये अखंडित ध्वनि है। अखंडित का मतलब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हमसे पूछा जाए अक्षर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। अक्षर क्या है, ध्यान दीजिएगा, अक्षर का मतलब वह है कि जब हम किसी वर्ण को उच्चारण करते हैं, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह वर्ण जिसका नाश नहीं होता, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे हम स्नान शब्द लिखते हैं तो जो इसके अंत में जो न है इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे हम लिखते हैं महान शब्द लिखते हैं, महान में न है, इसके टुकड़े शब्द लिखते हैं, हम इसमें के टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम कह सकते हैं कि अक्षर भी वर्ण से ही संबंधित है, कोई वर्ण से अलग चीज नहीं है। अक्षर का मतलब जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको बांट नहीं सकते। अगर सूक्ष्म इकाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण की जो सूक्ष्म इकाई है या वर्ण की सूक्ष्म इकाई पूछा जाए तो क्या है, ध्वनि। और अगर वर्ण की बड़ी इकाई पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, वर्ण की बड़ी इकाई पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा क्या है, शब्द। बड़ी इकाई पूछा जाए तो क्या है, शब्द। अगर वर्ण की सूक्ष्म इकाई पूछा जाए तो ध्वनि, और बड़ी इकाई पूछा जाए तो शब्द। अब हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में आने वाले वर्णों के बारे में कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण लिए गए हैं और मानक के आधार पर या देवनागरी लिपि के आधार पर वर्ण कितने हैं और वे किस प्रकार से हैं। देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि सामान्यतः वर्णों की संख्या, सामान्यतः वर्णों की संख्या पूछी जाए तो ध्यान दीजिए 44 होती है। सामान्यतः पूछा जाए तो कितनी है, 44। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, देवनागरी लिपि के आधार पर अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो ध्यान दीजिए 52। अगर देवनागरी लिपि के आधार पर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 52। अगर सामान्यतः मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो 44 है वे किस प्रकार से हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, वर्ण जो हैं अखंडित ध्वनि प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार पूछे जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हैं। एक इसमें आ जाएंगे स्वर
और दूसरे कौन से आ जाएंगे, व्यंजन। ध्यान दीजिए, वर्ण अगर प्रकारों की संख्या पूछी जाए तो कुल कितनी है, 44 है, और प्रकार पूछे तो 2। देखिए इसमें स्वर और व्यंजन का क्या महत्व रहता है। ध्यान दीजिए, स्वर का मतलब है जो स्वतंत्र है, स्वर का मतलब जो स्वतंत्र है, व्यंजन का मतलब है जो हलंत युक्त है। हलंत युक्त वर्ण जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, और स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं। तो स्वर की संख्या या स्वर के बारे में पूछा जाए, स्वर की संख्या कितनी है, स्वर कुल कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिए स्वर जो होते हैं वे 11 होते हैं, और अगर व्यंजन पूछे जाएं कितने हैं तो 33। स्वर पूछे जाएं तो 11 और व्यंजन पूछे जाएं तो 33 हैं। स्वर का मतलब जो स्वतंत्र रहते हैं, व्यंजन जो हलंत युक्त वर्ण होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब बारी आती है स्वर जो 11 होते हैं कितने प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए प्रकार कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के हैं, और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वे 4 हैं, और दीर्घ स्वर जो हैं वे कितने हैं, 7 हैं। स्वर 11 हैं कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर 4 हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। अब ह्रस्व स्वर जो 4 हैं ये कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, एक बार वापस चलते हैं। वर्ण कुल कितने, 44 प्रकार पूछे जाए, 2 स्वर और व्यंजन। स्वर कितने, 11 और व्यंजन कितने, 33। स्वर का मीन्स क्या है, जो स्वतंत्र रहते हैं, व्यंजन जो हलंत युक्त वर्ण होते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। पूछा जाए स्वर कितने हैं तो 11 हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व कितने, 4 और दीर्घ 7 होते हैं। अब हम बात करेंगे जो ह्रस्व स्वर होते हैं वे 4। देखिए ह्रस्व स्वर जो संख्या में 4 हैं वे कौन कौन से हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 जो हैं ये ह्रस्व स्वर हैं। कई बार इनके पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं कि ह्रस्व स्वर को और भी क्या नाम दे सकते हैं। देखिए तो ह्रस्व का मतलब छोटा होता है, तो छोटे को हम लघु भी कह सकते हैं, अतः ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी पूछा गया है एग्जाम में। इसके अलावा इसको मूल स्वर भी नाम दिया गया है, पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं। इसके अलावा इसको आदि स्वर भी कहा गया है। इसके अलावा इसको प्रारंभिक स्वर भी कहा गया है, और इसके अलावा एक नाम और भी दिया है, क्या है, एक मात्रिक स्वर। यानी ह्रस्व स्वर पूछे तो 4। अगर ह्रस्व स्वर की जगह इनके पर्यायवाची पूछ लिए जाए, मान लीजिए लघु स्वर पूछ लिया आपसे कि लघु स्वर कितने हैं तो भी 4 हैं, मूल स्वर पूछे तो भी 4, आदि स्वर पूछे तो भी 4, प्रारंभिक स्वर पूछे तो भी 4, और एक मात्रिक स्वर पूछे तो भी 4। ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में जरूरी नहीं है ह्रस्व स्वर पूछे, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार कर ले कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है। तो मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि निम्न में से लघु स्वर कौन सा है, तो वहाँ एक ये दे दिया ऑप्शन में, एक ये दे दिया, और एक ये दे दिया, और एक ये दे दिया। तो आपसे पूछा जाए कि जो लघु स्वर हैं वे 4 होते हैं, और तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 4 नंबर जो है वह लघु स्वर में आ जाएगा। ये बाकी तीनों जो स्वर हैं आगे वाले ये दीर्घ स्वर हैं। मूल स्वर पूछ ले तो भी री है, आदि स्वर पूछे तो भी री, प्रारंभिक एक मात्रिक। तो इस प्रकार से लघु का मतलब छोटा होता है, उच्चारण करने में मुँह थोड़ा कम खुलता है। मूल स्वर क्योंकि सबसे पहले मूल स्वर यही थे, इनकी उत्पत्ति पहले हुई। आदि का मतलब भी वही होता है, शुरुआत। प्रारंभिक का मतलब भी शुरुआत, मूल एक ही बात है। एक मात्रिक का मतलब जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इसमें एक मात्रा रहती है, तो इसमें मात्रा जो होती है कम लगती है। अब हम आगे की इस क्लास में भी देखिए दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे कि दीर्घ स्वर जो होते हैं वे कितने होते हैं, तो उसके बारे में अपन और चर्चा कर लेते हैं। देखिए दीर्घ स्वर जो हैं
दीर्घ स्वर जो होते हैं वे 7 होते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, अतः दीर्घ को अपन गुरु स्वर भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा इसको अपन द्विमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, ये 3 इसके नाम हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ये कौन कौन से हैं, जैसे कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए और औ। ये जो 7 हैं ये दीर्घ स्वर हैं, गुरु स्वर हैं, द्विमात्रिक स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो 7 स्वर हैं ये दीर्घ स्वर हैं, गुरु स्वर हैं, द्विमात्रिक स्वर हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि ये जो 7 स्वर हैं इन स्वरों की भी उत्पत्ति अलग अलग वर्णों से हुई है, वह कैसे, किस प्रकार से, देखिए। जैसे कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ये 7 स्वर हैं, लेकिन इसमें 3 अलग हैं और 4 अलग हैं। इन तीनों को अलग नाम दिया गया है, इन 4 को अलग दिया गया है। जैसे कि आपको पता है आ जो बनता है वह ए प्लस ए से बनता है, क्या, आ बनता है। जैसे ई ह्रस्व और ई ह्रस्व मिलाकर के क्या बनाते हैं, ई दीर्घ बनाते हैं। उसी प्रकार उ ह्रस्व और उ ह्रस्व को मिलाकर के क्या बनता है, उ दीर्घ बनता है। देखिए दोनों तरफ जो वर्ण है वह समान है, इसलिए इन स्वरों को सवर्ण स्वर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से सवर्ण स्वर कौन सा है, या आपसे कह दिया जाए आ किस प्रकार का स्वर है, या आपसे कह दिया जाए कि इसमें कौन सा वर्ण समान है। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन कर सकता है। तो इन दोनों में वर्ण समान है, इसलिए इसको सवर्ण स्वर कहा जाएगा। इसके अलावा इसको सहजातीय स्वर भी कहा जाता है। सहजातीय स्वर का मतलब ये होता है कि जब उच्चारण करने पर जिनकी उत्पत्ति या जाति कह सकते हैं एक है। आप जानते हैं कि ए का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ होता है। जब ए का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुला रहता है, और इसमें कम खुलता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा खुलता है। बात इतनी नहीं है क्योंकि दीर्घ स्वर में है। तो जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह जो हमारी इनका उच्चारण स्थान है कंठ है, इनका तालु है और इसका ओष्ठ है। तो इनका उच्चारण स्थान समान होने के कारण, एक ही जाति से उत्पन्न होने के कारण ये सहजातीय स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा ये संधि स्वर हैं। संधि स्वर कैसे, क्योंकि यहाँ दोनों वर्णों की आपस में निकटता है। निकटता देखिए, संधि की परिभाषा कहती है कि संधि हमेशा निकट वर्णों की होती है। तो आप जानते हैं ए के बाद हमेशा क्या आता है, आ आता है, ई के बाद हमेशा दीर्घ ई और उ के बाद दीर्घ उ आता है। अतः इन वर्णों को संधि स्वर नाम दिया गया है। अब बारी आती है ये 4 वर्ण कैसे किस प्रकार से हैं। देखिए ए जो बनता है वह ए प्लस ई से क्या बनता है, ए बनता है। आई किससे बनता है, ए प्लस ए से क्या बनता है, आई बनता है। और ए प्लस उ से क्या बनता है, ओ बनता है। और ए प्लस ओ से क्या बनता है, औ बनता है। अब ध्यान दीजिए, इनमें जो ये चारों वर्ण हैं ये इनमें समान वर्ण नहीं है। देखिए एक जैसे वर्ण नहीं है, अतः इसका अपोजिट हो जाएगा। ये सवर्ण है तो ये चारों जो हैं असवर्ण स्वर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, असवर्ण स्वर। अब इसमें सभी की जाति एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग है। इसकी कंठ है, इसकी तालु, इसकी कंठ, इसकी कंठ तालु, इसकी कंठ और इसकी ओष्ठ, इसकी कंठ और इसकी कंठ ओष्ठ। तो इसका मतलब तो इनकी जो जाति है, उत्पत्ति स्थान अलग अलग है। अतः ये सजातीय न होकर के क्या होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं, विजातीय स्वर होते हैं। दूसरी बात, इसमें संधि नहीं हुई है। ध्यान दीजिए, ए प्लस ई से ए करने से संयोग हुआ है, अतः ये संयोग स्वर है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयोग स्वर
इसके अलावा ये संयुक्त स्वर भी है। संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कंठ और इसका तालु दोनों को मिलाकर के ये जो ए बना है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, जो कि संयुक्त रूप से बोला जाता है। अतः ये स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये कौन से स्वर कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि निम्न में से कौन से दो स्वरों की उत्पत्ति बाद में हुई है? कौन से दो स्वरों की उत्पत्ति बाद में हुई है, या यूँ कह दें दो नवीनतम स्वर बताइए। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए नवीनतम स्वर कौन से हैं, तो दो हैं। कौन कौन से? एक आई है और एक औ। ये दो जो हैं ये नवीनतम स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो कैसे स्वर हैं? नवीनतम स्वर हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।